हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी यूनिट 15 की नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो भाई ये हमारी जानी जाती है पीएमएस के नाम से, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो डेफिनेशन में हम देखेंगे, डेफिनेशन में इन्होंने बताया है कि भाई पीएमएस इज आल्सो नाउ ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन। तो भाई ये हमारी प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन आने से पहले की जो समस्या होती है वो हमारी मानी जाती है। और पीएमएस इज ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो पीएमएस एक ग्रुप ऑफ सिम्टम है, यानी कि एक जो हमारे जो सिम्टम दिखाई देते हैं उनका एक समूह है, बिहेवियर और फिजिकल, यानी कि शारीरिक रूप से और हमारे जो व्यवहार होता है उसके रूप से अगर देखा जाए तो ये सिम्टम का एक समूह होता है, जो कि स्टार्ट होता है हमारा मेंस्ट्रुएशन से 1 या 2 हफ्ते पहले। तो इसमें इंक्लूड कौन कौन सी चीजें होती है? सर दर्द होना स्टार्ट होना, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, जो ब्रेस्ट होती है यानी कि जो स्तन होते हैं उनमें ऐठन अकड़न हो जाएगी, ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलना स्टार्ट हो जाएगा। और क्लियरली जो है ये रिलेटेड होते हैं हमारे ऑनसेट जो मेंसेस जो होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं क्लियरली। ठीक है, तो इसमें मूड स्विंग्स भी होते हैं बहुत बार। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि इटियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर। तो इसमें हमारे रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं? अगर हमें इस तरीके की समस्या और भी बढ़ जाती है तो वो हमारे खतरे की समस्या होती है। वैसे जो मेंसेस यानी कि लेडीज के अंदर हर महीने आने वाले जो पीरियड्स होते हैं उनसे पहले कुछ ना कुछ सिम्टम जरूर दिखाई देते हैं, चाहे उसके व्यवहार में चेंज है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना, कोई भी अच्छा ना लगना, ठीक है, डिप्रेशन वगैरह अकेले रहने का मन करना। तो मतलब ये बहुत सारी समस्याएं मानसिक और शारीरिक रूप से उसके साथ हो सकती हैं। तो अगर रिस्क फैक्टर के अंदर देखा जाए तो उसमें जो अननोन भी हो सकता है हमारा कारण, ठीक है, और हमारा जो सेरोटोनिन जो लेवल होता है यानी कि जो हार्मोन होता है सेरोटोनिन, उसकी कमी हो जाना, और जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, नर्वस सिस्टम है, वो जो काम ना करे, वो फंक्शन अच्छे से नहीं करे अगर, ठीक है, और वही साइकोलॉजिकल फैक्टर हमारे हो सकते हैं, वो भी हमारे जो है खतरे का कारण बन सकते हैं। और इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि वातावरण से रिलेटेड या न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है, और पोल्यूशन से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें जो है खतरा पैदा कर सकती हैं। हाई कैफीन इनटेक, अगर आपने कैफीन की चीजें जो है हाई मात्रा में ली हुई है बॉडी के अंदर, और हार्मोन इम्बैलेंस की अगर समस्या है, स्ट्रेस वगैरह अगर ज्यादा है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर होने वाले जो मूड स्विंग्स या कुछ भी चेंजेस जो हमारे होते हैं, टेंशन होती है पीएमएस के दौरान, तो उसमें ये खतरा पैदा करने वाले होते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर इसमें जो कॉमन चीजें हमारी दिखाई देती है वो ब्रेस्ट के अंदर स्वेलिंग होना या अकड़न हो जाना, ठीक है, वेट ज्यादा बढ़ जाना, ब्लोटिंग होना यानी कि पेट फूलना, और वही चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, डिप्रेशन होना, और सोशल विड्रॉल्स यानी कि समाज में या आसपास के किसी भी लोगों से, इवन फैमिली मेंबर से भी बोलने का मन नहीं करता उसमें, तो उसमें सोशल विड्रॉल्स हो जाता है, किसी भी से बात करने का मन नहीं करता, ठीक है, और दर्द वगैरह हो वो भी चेक करना है, फूड क्रेविंग, खाने बहुत ज्यादा चीजें खाने का मन करे, नई नई चीजें खाने का मन करे, मूड स्विंग होना, नींद ना आना, और जो है पुअर कंसंट्रेशन होना यानी कि किसी भी चीज में ध्यान ना लगना, ठीक है। तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर कॉमन चीजें देखी जाती है। फिजिकली और साइकोलॉजिकल चीजों में अगर देखा जाए, फिजिकली देखी जाएगी कि जो ब्रेस्ट वगैरह उस पर स्वेलिंग तो नहीं है, एब्डोमिनल्स जो हमारा ब्लॉटिंग होती है यानी कि पेट वगैरह का फूलना या वेट का ज्यादा बढ़ना, ठीक है, और दर्द वगैरह होना, या फिर हाथ और पैरों में सूजन आ जाना, या फिर दर्द होना, हेड यानी कि सर में दर्द होना, ये हमारे फिजिकल चीजें देखी जाती है इसके अंदर। साइकोलॉजिकल अगर हम देखेंगे तो इसमें स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएगी, यानी कि नींद आने में प्रॉब्लम हो जाएगी, एंजाइटी, बेचैनी रहेगी, इरिटेबिलिटी रहेगी, चिड़चिड़ापन जो है वो रहेगा इसमें, ठीक है, और मूड स्विंग्स हैं, ये तो मेन होते ही हैं, ठीक है, मूड स्विंग्स होते रहेंगे, मूड चेंज होता रहेगा, कभी गुस्सा आएगा और कभी रोने का मन करेगा, डिप्रेशन वगैरह इसके अंदर हो जाएगा, स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है, तनाव जो है वो बना रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल इसमें दिखाई देते हैं हमारे कुछ सिम्टम्स। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो भाई जो ये हमारी प्रॉब्लम है पीएमएस, तो इसमें मैनेजमेंट हम कौन कौन सी लेंगे? तो मैनेजमेंट के अंदर इसमें आ जाता है सेरोटोनियंस रीअपटेक इनहिबिटर लिए जाते हैं भाई। तो इसमें ये क्यों लिए जाते हैं? डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करने के लिए लिए जाते हैं ये, ठीक है। तो डिप्रेशन और जो एंजाइटी होती है वो कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि इसमें फ्लुक्सोटिन जो हमारी टैबलेट्स होती है वो लिए जाते हैं, और ये अवरोधक होते हैं इसमें, ठीक है, सेरोटोनिन में। और इसमें जो हमारा प्रोस्टेग्लैंडिन जो हमारे इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे कि इब्रोफिन होती है, तो प्रोस्टेग्लैंडिन जो होते हैं ये हार्मोन की तरह ही काम करते हैं, फैटी एसिड जैसे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, और हार्मोन की तरह काम करने वाले होते हैं, तो ये भी अवरोधक होते हैं हमारे। तो ये इब्रोफिन वगैरह है वो लिए जाते हैं, विटामिन बी सप्लीमेंट जो है वो लिए जाते हैं इन चीजों को रोकने के लिए। और एल्प्राजोलम जो है वो भी देनी चाहिए जिस केस में एंजाइटी और डिप्रेशन ज्यादा हो, जिसको एंजाइटी डिप्रेशन ज्यादा होता हो, बेचैनी ज्यादा होती है, तो उसमें उसको दे सकते हैं, एल्प्राजोलम टैबलेट दी जा सकती है। तो इसमें सिप्रानोलेक्टोन जो हमारी होती है, तो इसमें स्पिरोनोलेक्टोन जो होती है वो ड्यूरेटिक की होती है भाई, मूत्रवर्धक होती है। ये इफेक्टिव तब रहती है जब ट्रीटिंग फ्लूड रिटेंशन, यानी कि बॉडी में फ्लूड ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और यूरिन कम पास आउट होता है, तो यूरिन पास आउट कराने के लिए ये हमारी दी जाती है, इसलिए इसको ड्यूरेटिक बोला जाता है, ठीक है। रिस्ट्रेटिक सोडियम, तो आपने सोडियम है, कैफीन है, तम्बाकू है, शराब वगैरह है, या फिर रिफाइंड या कैफीन और जो मिठाइयाँ वगैरह होती हैं, तो इन सभी चीजों पर पाबंदी लगानी है, तो इन चीजों को बंद करना है आपने लेना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो हमारे प्रोजेस्टेरोन्स जो हमारा हार्मोन्स होता है, रिप्लेसमेंट थेरेपी, और हार्मोन जो हमारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव होती है यानी कि गर्भ निरोधक जो हमारे
हॉर्मोन्स होते हैं वो, और प्रोजेस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो भी हमारी लेनी चाहिए। तो मे बी ये जो चीजें हैं, ये जो प्री मेंस्ट्रुएशन जो हमारी टेंशन है, इसमें थोड़ा रिलीफ हो सके। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई आगे इसमें जो मैनेजमेंट के अंदर हमारा आता है, जो कैल्शियम सप्लीमेंट शुड बी गिवन, तो इसमें कैल्शियम सप्लीमेंट जो होते हैं वो दिए जा सकते हैं। ठीक है, और काउंसलिंग शुड बी गिवन, और काउंसलिंग जो है वो तो करनी जरूरी होती है। ठीक है, काउंसलिंग कर सकते हैं आप पेशेंट को जो है इंश्योर कर सकते हैं चीजों के लिए। यूज स्ट्रेस रिड्यूकेशन टेक्निक, और चिंता और अवसाद को कम करने की जो टेक्निक होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारा इसमें दिया गया एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, जो डॉक्टर के द्वारा जो लिखी हुई जो दवाइयां हैं वही दवाइयां आपने एडमिनिस्ट्रेट करनी है, वही दवाइयां पेशेंट को आपने देनी है। ठीक है, नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट दैट, तो नर्स को जो है पेशेंट को कुछ निर्देश दिए जाते हैं तो वो देने हैं आपने। तो उसमें बताना आपने कि आपने खूब सारा पानी पीना है। ड्रिंक पैलेंटी ऑफ फ्लूड हेल्प रिड्यूस ब्लोटिंग, फ्लूड रिटेंशन एंड अदर सिम्टम्स, तो आपने बहुत खूब सारा पानी पीना है जिससे कि जो आपका फ्लूड रिटेंशन है, ब्लोटिंग होना है, तो उन सभी चीजों में हेल्प मिलेगी जब आप पानी ज्यादा मात्रा में पिएंगे। तो और आपने बताना है कि ईट फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स, तो आपने कम खाना है, बार बार खाना है। डू नॉट गो मोर देन 3 आवर बिटवीन स्नैकर, तो आपने 3 घंटे से ज्यादा का समय जो है गैप नहीं देना है कोई भी स्नैकर वगैरह लेने में। अवॉइड ओवर ईटिंग, और ज्यादा भी नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, थोड़ी थोड़ी देर में खाना है, और 3 घंटे से ज्यादा का समय उसके अंदर नहीं लेना है गैप। ठीक है, और ज्यादा भी नहीं खाना है एक टाइम में। तो ये आपने निर्देश देने हैं पेशेंट को, और ये बताना है कि वी ईट बैलेंस डाइट, तो आपने बहुत ही बैलेंस डाइट लेनी है। साबुत अनाज की चीजें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, ठीक है, वो सारी की सारी। और लिमिट किस चीज में रखनी है, जो नमक और जो शुगर है, यानी कि नमक और चीनी जो है उस पर लिमिट रखनी है। ठीक है, तो वो बैलेंस डाइट के अंदर लेनी है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, तो आपने जो न्यूट्रिशनल यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर आपने चीजें लेनी है। विटामिन बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है कॉमनली यूज करनी है आपने अपने खाने के अंदर, यानी कि अपने डाइट के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया मेंटेन रेगुलर जो एरोबिक एक्सरसाइज होती है वो आपने करनी है। एरोबिक एक्सरसाइज जो हमारी बिल्कुल जो हल्के फुल्के से की जाती है, वेट उठाना नहीं होता है इसके अंदर। तो एरोबिक एक्सरसाइज जो है आपने मेंटेन रखनी है, जो कि आपकी मंथ ऑफ हेल्प रिड्यूस ऑफ द सीवियरिटी ऑफ पीएमएस सिम्टम्स, तो आपके हर मंथ जो हमारे पीएम सिम्टम्स, पीएमएस के अंडर आने वाले जो सिम्टम्स होते हैं उनको, उनकी जो सीवियरिटी होती है उनको रिड्यूस किया जा सकता है अगर आप हल्की फुल्की एरोबिक एक्सरसाइज को मेंटेन रखते हैं तो। ठीक है, दूसरा आपने प्रोवाइड करना है, जैसे कि इसमें मेंसेस वगैरह होते हैं, तो उसमें आपने पहले क्या करना है, बेड बिफोर टाइम ऑफ द असिस्ट विद स्लीप, तो भी सोने जाने से पहले आपको कुछ चीजें जो है वो प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि वो चीजें बताई जाती है जो आप सोने से पहले कर सकते हैं आरामदायक नींद के लिए। तो इसमें बैक की मसाज करवा सकते हैं आप, और कुछ समय शांति से बिता सकते हैं, बिल्कुल क्वाइट। ठीक है, माइंड स्लो डाउन, और अपने दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखेंगे। कुछ कार्बोहाइड्रेट स्नैकर ले सकते हैं, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट स्नैकर जो हमारे होते हैं ना, कोज रिलीज द सेरोटोनियन और न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, वो हमारा सेरोटोनिन और हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको, उनको रिलीज करने का कारण बनते हैं, और नींद अच्छी आती है। तो इसका मतलब थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, मीठा, या फिर सोते टाइम जो दूध वगैरह पीते हैं मीठा, तो वो चीजें हम ले सकते हैं ताकि आप और नींद अच्छे से आ सके, और सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज हो सके। ठीक है, तो ये तो कुछ मेथड से ऐसे बताए गए जो कॉमन है। एक्सरसाइज आपने रेगुलर रखनी है, और आपने सोते टाइम कमर में मसाज करा लेना है, बिल्कुल स्लो डाउन हो जाना, शोर शराबे से दूर आराम से अपने दिमाग को शांत रखना है, और आप कुछ कार्बोहाइड्रेट स्नैकर ले सकते हैं। नर्सिंग डायग्नोज में आपने क्या देखनी है, इन्होंने बताया एंजाइटी रिलेटेड टू सिम्टम एंड लैक ऑफ कंट्रोल ओवर कंडीशन, तो भाई आप अगर जो ये आपकी जो कंडीशन है, अगर इस पर कंट्रोल करने की कमी आ रखी है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई सिम्टम या एंजाइटी या चिंता आपको दिखाई देती है, तो उस पर ध्यान देंगे पेशेंट की। और जो स्लीप पैटर्न, अगर स्लीप पैटर्न के अंदर किसी प्रकार की जो है डिस्टर्बेंस होगी रिलेटेड टू डिस्कम्फर्ट एंड डिप्रेशन, तो डिप्रेशन का तो पता ही है, तनाव और असुविधा के से रिलेटेड अगर जो उसे नींद नहीं आ रही है, बार बार आंख खुल रही है, या बार बार दर्द हो रहा है, मतलब किसी भी तरीके से अगर उसका नींद का स्लीप पैटर्न उसका डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें देखेंगे। और इसमें जो बॉडी इमेज से रिलेटेड डिजीज कंडीशन जो हमारी होती है, यानी कि बीमारी की कंडीशन से रिलेटेड जो बॉडी इमेज, जो उसकी जो बॉडी के अंदर जो गड़बड़ी आ गई है, जो छवि खराब हो गई है, वो भी आपने देखनी है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी नर्सिंग डायग्नोज के अंदर आ जाती हैं। तो भाई ये जो थी हमारी डिजीज, ये थी हमारी पीएमएस, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, यानी कि मेंसेस आने से 1 या 2 हफ्ते पहले जो साइन और सिम्टम फिजिकली और मेंटली जो दिखाई देते हैं, ये उनके ऊपर थी, और इनके कुछ मैनेजमेंट जिन्हें आप अपना करके रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन होता है लेडीज के अंदर। तो वही नेक्स्ट देखते हैं, तो चलते हैं, ये डिजीज यहीं पर होती है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।